अस्सलाम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़ प्रोग्राम हमारे हकूक़ के साथ। मैं हूँ हिना चौधरी। बुढ़ापा इंसानी ज़िंदगी का एक फितरी अमल है। हर वो शख्स जो दुनिया में पैदा होता है अपनी ज़िंदगी के अपनी उम्र के मुख्तलिफ मराहिल से गुजरते हुए बुढ़ापे को पहुँचता है। ये वो उम्र होती है कि इंसान की फ़िक्री और दिमागी सोच खासी कमज़ोर हो जाती है, बल्कि जिस्मानी तौर पे भी कहा जाए तो खासा कमज़ोरी में इजाफ़ा होता है। लेकिन गुज़श्ता कुछ अरसे में हमने देखा कि हमारी नौजवान नस्ल की तवज्जो कहीं हट गई है। अपने बुज़ुर्गों के हवाले से अगर बात करें तो उनसे बदसलूकी और तल्ख़ कलामी भी देखने और सुनने को मिलती है। तो हमने सोचा कि आज प्रोग्राम में बात करेंगे सीनियर सिटीज़न राइट्स के हवाले से, रोल ऑफ सोशल वेलफेयर इन पाकिस्तान। क्योंकि जब भी हम नेचुरल डिज़ास्टर्स की भी जिक्र करते हैं, जैसे मौजूदा जो सूरत हाल है, सैलाबी सूरत हाल है, और कोविड की भी हमने बात की, तो सबसे ज़्यादा वल्नरेबल अफराद ये बुज़ुर्ग लोग थे। तो हम प्रोग्राम में इस पर डिटेल में बात करेंगे पाकिस्तान में क्या कवानीन मौजूद हैं। इंटरनेशनल कन्वेंशंस तो हैं ही, लेकिन अपने गेस्ट पर जाने से पहले एक रिपोर्ट हमने तैयार की है, पहले वो दिखाते हैं फिर वापस आते हैं। हमारे हकूक़ तो गवर्नमेंट को पूरे करने चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह वी आर वेरी लकी दैट वी आर इन पाकिस्तान, लिविंग इन पाकिस्तान, और हम अपने आज़ादी से आँख खोलते हैं, सुकून का सांस लेते हैं और आज़ादी से सोते हैं। हम पाकिस्तानी बहुत खुश नसीब है। बुज़ुर्गों के लिए कोई फैसिलिटी नहीं है, ना ही कोई ट्रांसपोर्ट की है, ना ही कोई मेडिकल की फैसिलिटी है, ना ही और कोई फैसिलिटी कोई भी। पर हुकूमती सतह पर बुज़ुर्गों के सहूलतों के लिए सेहत, तफरीह और सफ़री सहूलतें, इसी तरह इलाज मुआलजे के मकामात अस्पतालों में ख़ुसूसी इंतज़ामात हों, तरजीही इंतज़ामात हों। इसके अलावा माशरा बहैसियत मजमूई बुज़ुर्गों को ख़ुसूसी मकाम दे। रिटायरमेंट के बाद भी अगर कोई बुज़ुर्ग अपनी पेंशन भी सही तरह से हासिल नहीं कर सके तो फिर हुकूक तो बहुत ज़्यादा कमी है, परेशानियां तो हैं। माशरा तो हम लोगों ने मिलकर बनाना है। अच्छी तरबियत होगी तो अच्छा माशरा बनेगा, अच्छी तरबियत नहीं होगी तो अच्छा माशरा नहीं बनेगा। बाज़ घराने ऐसे हैं जो किसी मजबूरी के तहत वो अपने वालिदैन को वहाँ शिफ्ट करते हैं, और इसी तरह इसके साथ ही जो एदी होम्स और ओल्ड एज होम, उनमें बाज़ वालिदैन जाते हैं तो उनमें कोई ख़ास फैसिलिटी न होने की वजह से गवर्नमेंट से गुजारिश करते हैं कि उनको फैसिलिटेट किया जाए ताकि वो बूढ़े वालिदैन जो हैं वो अच्छे तरीके से अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। रिपोर्ट आपने देखी। अपने मेहमानों का तारुफ आपसे करवाते चले। सबसे पहले मुझे ज्वाइन किया है सेनेटर राना मकबूल अहमद। ही इज़ ए पाकिस्तानी पॉलिटिशियन हु हैज़ बीन अ मेंबर ऑफ द सेनेट ऑफ पाकिस्तान सिंस मार्च 2018। सर, बहुत शुक्रिया आपने इस अहम मौजू में बात करने के लिए टाइम दिया। इनके साथ तशरीफ़ फरमा है मिस रुबीना फ़िरोज़ भट्टी साहिबा। मैडम, बहुत शुक्रिया, आपने हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया। शी इज़ ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट एंड लीडरशिप कंसल्टेंट विद 20+ ईयर्स ऑफ डाइवर्स एक्सपीरियंस इन बोथ नॉन प्रॉफिट एंड एकेडमिक स्फेयर्स। मैडम, बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया। इनके साथ तशरीफ़ फरमा है मिस्टर अब्दुल सत्तार साहब, डायरेक्टर जनरल सोशल वेलफेयर मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स। सर, बहुत शुक्रिया, आपने भी हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया। राना साहब, सबसे पहले आपसे आगाज़ करते हुए, जैसे मैंने इंट्रो में भी कहा कि बुज़ुर्ग और जो बुढ़ापा है ये कोई बीमारी नहीं है, और पाकिस्तानी सोसाइटी के हवाले से बात करें, हम इस्लामिक वैल्यूज़ के हवाले से बात करें, हमारा फैमिली सिस्टम भी हमारे बुज़ुर्गों की वजह से ही मेंटेन रहा है। तो सबसे पहले बुनियादी सवाल आपसे ये है कि वेस्टर्न सोसाइटी से कंपेयर करते हुए हम चीज़ें अडॉप्ट तो कर लेते हैं, लेकिन वहीं पर हम अपने माशरती चीज़ों को, रवैयों को, अखलाक को भूल जाते हैं। तो व्हाट डू यू से अबाउट इट? माँ बाप के साथ मोहब्बत और इश्क के बगैर ज़िंदगी कोई नहीं। सच्ची बात है। दुनिया की सबसे बड़ी हस्ती ने जो कि सबके लिए मॉडल है, सारी दुनिया के लिए मॉडल है। छोटी छोटी 3 बातें मैं करूँगा। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि मैं इशा की नमाज़ की जमात करा रहा हूँ, और मेरी वालदा जो है वो तो जा चुकी थी दुनिया से, अगर बुलाएं कि मोहम्मद, तो मैं जमात तोड़ के आ जाऊँ उनका हुक्म कि क्या माने, क्या बात है, हुक्म करें आप। ये है मोहब्बत। हज़रत वैसे करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हो जो बने हैं तारीख़ में, जिसमें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये कहा उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को, हज़रत अली को, कि आप जाएँ उनसे जाके दुआ करवाएं। तो वो गए भी, दुआ भी करवाई, सिर्फ़ इसलिए कि उन्होंने अपनी माज़ूर माँ की खिदमत की थी। और फिर आप देख लें कि ह्यूमन हिस्ट्री में ये हुआ। एक दफ़ा ये भी वाक़या हुआ कि एक नौजवान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करता हूँ, बहुत ज़्यादा मैं कमाता हूँ, और मेरे वालिद जो हैं बहुत ज़्यादा ख़र्च करते हैं, और मुझे तकलीफ़ होती है। उन्होंने कहा कि वालिद को बुलाओ। वो आ गए।
और उस लड़के को कहने लगे कि तुमने आइंदा कोई ऐसी बात नहीं करनी, जो तुम कमाते हो वो तुम्हारे बाप का है, जो तुम कमाते हो तुम्हारे बाप का है, तुम्हारा कोई इस्तेकाक नहीं। अब आगे आगे कि ये कहा कि जिसने अपने वालिद को एक दफ़ा मोहब्बत से देखा जन्नत उस पर वाजिब हो गई, माँ के पाँव तले जन्नत है। ये क्या है? जब तक ये जो एक दीनी और ह्यूमन लेवल पे द लॉफ्टीस्ट प्रैक्टिस एंड आइडिया हम अपने सीने से नहीं लगाएंगे तो हम अपनी ड्यूटी नहीं कर सकते। अब जो ट्रेजेडी हो रही है हमारे यहाँ, जैसे आपने वेस्ट की बात भी की, वहाँ तो माएँ और बाप जो हैं बात करने को तड़पते हैं अपने बच्चों के साथ। नो डाउट उनको सहूलतें भी होंगी, खाने के लिए भी मिलना होगा, लेकिन जो स्ट्रेनमेंट सिंड्रोम है कि मैं अकेला हूँ, मेरे बच्चे भी हैं, मैं अकेला हूँ, माँ कहती मैं अकेली हूँ, ये कितना ज़्यादा दौनाक सूरत हाल है। इसलिए मैं समझता हूँ कि ठीक है, जहाँ जो ऐसी फैमिलीज़ हैं, जैसे बुज़ुर्ग हैं, ऐसे सीनियर सिटीजन हैं जिनका कोई बच्चा नहीं है या कोई इस किस्म की कैफियत है, उसके लिए तो हमें बहुत अच्छा इंतज़ाम करना चाहिए। लेकिन जहाँ तक पेरेंट्स का ताल्लुक़ है, वो ज़िम्मेवारी उनकी औलाद की है। जैसे हम बात कर रहे थे कि 7 बच्चे जो है माँ अपनी तड़प के उनको परवरिश करती है, वो 7 माँ को और 7 एक माँ को नहीं देख सकते। ये कितनी बड़ी ट्रेजेडी है, एक ह्यूमन ट्रेजेडी है। इसलिए इस चीज़ पे गौर करना चाहिए। हम लोग तो बड़े खुशकिस्मत हैं कि हमें तालीम दुनिया की सबसे बड़ी हस्ती ने वो दी कि आपने अगर ज़िंदगी को बेहतर करना है और आखिरत को बेहतर करना है तो सब कुछ माँ बाप की खिदमत में, और दुआ भी कुछ जादुई असर होता है। माँ बाप की दुआ का जादू जैसा असर होता है, बंदा समझ तो नहीं सकता, बिकॉज दीज आर apparently spiritual and intangible realities, लेकिन हकीकत में है। इसलिए सबसे पहला फोकस जो है अपनी इक़दार, अपनी वैल्यूज़, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात, खुदा के, अल्लाह ने क्या कहा कि आप जब वो बूढ़े हो जाएं तो तुम मुफ्त तक ना खाओ, तुम्हारे पास कोई अथॉरिटी नहीं है कि अपने माँ बाप के साथ तुम ऊंची भी बोल सको, ऊंचा ना बोलो, ये खुदा का हुक्म है। लॉ भी बनाया, मैंने सबसे पहले ये पेश किया था सेनेट में, बैक इन 2019 में पेश किया था, दी प्रोटेक्शन एंड वेलफेयर ऑफ ओल्ड पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन। ये मेरा एक पैशन था शुरू से ही कि माँ बाप का और बुज़ुर्गों का एहतराम कितनी अहम चीज़ है। मैडम आपकी तरफ आऊँगी। सर ने बिल्कुल एग्जैक्टली आइडेंटिफाई किया कि ये अफेक्ट्स हैं, ये मसाइल हम बात करते हैं कि जो पाकिस्तान में सीनियर सिटीजन्स हैं उनको क्या इश्यूज़ हैं, क्या मसाइल पेश आते हैं फैमिली सिस्टम में हैं। और ये सिर्फ हमारे अपने माँ बाप की बात नहीं है, हम देखते हैं कि बहुत सारे बुज़ुर्ग लोग बुढ़ापे में जब जाते हैं, एक एज बढ़ना एक बीमारी नहीं है, लेकिन वो जब उस एज को पहुँचते हैं हम देखते हैं बसेस में लंबी लाइन लगे, शायद हम इग्नोर कर देते हैं, हम वो रिस्पेक्ट नहीं देते उनको, वो केयर नहीं देते, वो हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं देते। तो आप मेंशन करें कि मसाइल हैं क्या, इनके इश्यूज़ क्या हैं? देखिए, मैं सबसे पहले तो ये कहूँगी कि आई एम रियली इंस्पायर्ड कि आपने इस सब्जेक्ट पे बात की है, एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हम जब भी बात करते हैं, क्योंकि आपका प्रोग्राम भी इंसानी हकूक़ से मुतालिक है जी, तो मैं ये कहूँगी कि हमें सीनियर सिटीज़न को एज अ ह्यूमन बीइंग बिल्कुल यहाँ पे डिस्कस करना होगा। अगर आप ये कह रहे हैं कि इस वक्त 7% जो है हमारे पॉपुलेशन का वो सीनियर सिटीज़न है, एंड 2050 तक ये 14% हो जाते हैं, तो आप इस सेक्टर या इतने सेक्शन ऑफ सोसाइटी को एड्रेस कैसे कर रहे हैं? क्या वो आप पे बर्डन है? क्या उन्हें आपकी रिस्पेक्ट की ज़रूरत है, या उन्हें आपकी केयर की ज़रूरत है, या फिर वो आपका एक ह्यूमन रिसोर्स है जिनके पास एक्सपीरियंस है, जिनके पास नॉलेज है, जिनके पास विजडम है? अगर तो हम उस लेंस से इनको डिस्कस करेंगे तो दे डोंट नीड आर लाइक हम उनको कोई हमारी वो दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन अस, और बल्कि वो ये वाइस वर्सा है और ये बायलैटरल है, हम उनसे बहुत कुछ ले सकते हैं। अब इश्यूज़ कहाँ पे आते हैं? इश्यूज़ घर के अंदर भी आते हैं और इश्यूज़ जो है वो शेल्टर होम्स में भी आते हैं, क्योंकि हम उनको एज अ ह्यूमन रिसोर्स डिस्कस नहीं कर रहे, हम उनको एज अ ह्यूमन बीइंग डिस्कस नहीं कर रहे। आम शख्स के जो हकूक़ हैं माशरे में वही उनके भी हैं, और उनके पास जो उनसे हम ले सकते हैं। हमने एज्यूम ये कर लिया है कि अब वो 60 साल से ऊपर हो गए हैं, दे हैव लिव्ड देयर लाइफ, अब वो हम पे बर्डन है। और जब हम ये सोच लेते हैं, हम उनको वो टाइम नहीं देते, बिल्कुल हम उनको आइसोलेशन में रखते हैं। पहले वक्तों में बच्चे जो थे वो अपने दादा या दादी से कहानियाँ सुनते थे, अब आपने बेबी सीटर रख लिए या आप बच्चों को गैजेट्स दे देते हैं, तो द विजडम एंड द नॉलेज दे वर गेटिंग फ्रॉम देयर forefathers or their grandparents, they are not getting
یو نو ود دس سرکل. دوسرا جو ایشو ہے اگر آپ ان کو دیکھیں کہ اکنامک بھی ہے. اب اگر تو وہ کوئی ریٹائرڈ گورنمنٹ آفیسرز ہوں یا گورنمنٹ سرونٹس ہوں تو پھر تو ان کی پینشن ہوگی, لیکن اگر ان کے پاس یہ ریسورس بھی نہیں ہے تو ہم نے ان کو اکنامیکلی بھی اتنا ڈیپینڈنٹ بنا دی ہے. اور یہ ہماری جو یہ دنیا ہے, یہ ہمارا کلچر ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ اس کی خوبصورتی یہ ہے کہ یہ کولیکٹیو کلچر ہے, یہ فیملیل کلچر ہے. اس میں بھی جو کما رہا ہو اس کی زیادہ ورتھ ہوتی ہے, اور جب وہ کماتے نہیں ہیں تو وہ جنہوں نے ہمیں پالا ہوتا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ اب وہ اس طرح نہیں رہے, اور آپ کا جو پھر ان کے ہیلتھ ایشوز بھی آ جاتے ہیں, آپ ان کو اس طرح وہ فیسلٹیز نہیں دے رہے ہوتے, تو ان کی آئسولیشن جو ہوتی ہے, ان کی جو وہ اپنے آپ کو ورتھ لیس فیل کرتے ہیں, وہ سائیکولوجیکلی اور پھر سوشلی ایکسکلوڈ ہوتے جاتے ہیں. اور اگر یہ تو وہ ایشوز ہیں جو گھر کے اندر ہو رہے ہیں, اگر آپ ان کو شیلٹر ہوم میں رکھیں تو آپ دیکھیں ان کی موبلٹی کتنی ریسٹرکٹ ہو جاتی ہے. ان کی ٹائمنگز, ایک خاص ٹائم پہ کھانا ہے, ایک پہ سونا ہے, ٹی وی دیکھنے یہ شیلٹر ہوم کے حوالے سے میں سیپریٹ سے بات کروں گی. ابھی ہم نے مسائل پوچھ لیے, آئیڈینٹیفائی کیے, ان کے حل کے لیے قوانین موجود ہیں. ستار صاحب آپ سے یہ سوال ہے کہ آئی سی ٹی سینئر سٹیزن ایکٹ کیا کیا چیزیں شامل ہیں ان میں؟ آئی سی ٹی سینئر سٹیزن ایکٹ جو ہے یہ 2021 میں جو ہے وہ انیکٹ ہوا ہے جی. اس کے 6 چیپٹرز ہیں اور 28 سیکشنز ہیں. یہ سینئر سٹیزن کے رائٹ کی پروٹیکشن کے لیے, پروموشن کے لیے اور ان کے رائٹس کی وائیولیشن کو روکنے کے لیے اور ان کی سوشل ویلفیئر کے لیے, اکنامک ویلفیئر کے لیے ایک کمپریہنسو لیجسلیشن ہے. اس میں شروع میں تو سٹیزن کی ڈیفینیشن ہے کہ جو بندہ 60 ایئر یا اس کے ابو ہے وہ سینئر سٹیزن ہے. تو اس ایکٹ کو بنانے میں ہم نے جو ہمارا مذہب ہے اس کی جو تعلیمات ہیں بزرگوں کے بارے میں ان کو مد نظر رکھا ہے. پھر اس کے بعد پاکستان کا قانون ہے, اس کا جو ابتدائیہ ہے, جو پہلا چیپٹر ہے, اور خاص طور پر جو آرٹیکل 8 سے 28 ہیں وچ ڈیل ود دا فنڈامنٹل رائٹس, ان کو بالکل اس کے اندر ہم نے انکارپوریٹ کیا ہے. پھر جو پرنسپلز آف پالیسی ہیں ان کو بھی مد نظر رکھا ہے ہم نے. پھر جو پاکستان کی انٹرنیشنل کمٹمنٹس ہیں سینئر سٹیزن ویلفیئر سے ریلیٹڈ, جس میں یو این کے پرنسپلز فار اولڈر پرسنز ہیں یا میڈرڈ ایکشن پلان ہے آن ایجنگ, سول پولیٹیکل رائٹس, ہاں ان کی جو اسپرٹ ہے, جو ان کے جو مطلب سیلینٹ فیچرز ہیں وہ اس کے اندر ہم نے سموئے ہیں. تو اس میں جو اس کا جو سب سے اہم جو میں سمجھتا ہوں جو فیچر ہے وہ سینئر سٹیزن کونسل ہے. تو اس کا چیئر پرسن جو ہے وہ منسٹر فار ہیومن رائٹس ہوگا, اور اس کے ڈفرینٹ ممبرز ہوں گے جو سول سوسائٹی سے بھی ہوں گے, فیڈرل منسٹریز کے سے بھی ہوں گے, فیڈرل گورنمنٹ کے اور ڈپارٹمنٹ سے بھی ہوں گے, ہاں جی, اور سینئر سٹیزن کا ایک اپنا نمائندہ بھی ہوگا. یہ سینئر سٹیزن کونسل جو ہے جو اس ایکٹ کی جو پروویژنز ہیں اس کی امپلیمنٹیشن کو انشور کرے گی کہ اس ایکٹ کے اندر سینئر سٹیزن کے جو رائٹس ہیں ان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے یا ان کی زندگی کو آسان بنانے کے لیے, ان کو ایک سیٹسفائنگ لائف گزارنے کے قابل بنانے کے لیے, چونکہ جو اولڈ ایج ہے یہ جو مطلب اولڈر پیپل ہیں, جو بزرگ ہیں, یہ ہمارے سوسائٹی کا جو ہے وہ آئی تھنک موسٹ ورنریبل سیگمنٹ ہے. یہ انتہائی غیر محفوظ ہیں, یہ بچوں سے بھی زیادہ غیر محفوظ ہے. ان کا ہمیں بچوں سے بھی زیادہ خیال رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے. تو اس کے سلسلے میں جتنے بھی اقدامات کرنے ہیں وہ اس کونسل نے کرنے ہیں. پھر اس کونسل کی ایک آگے ایگزیکٹو کمیٹی ہے جس کے ذریعے یہ اپنے فنکشنز کو جو ہے وہ عمل درآمد کرے گی. پھر یہاں مطلب اسلام آباد کے اندر جو ہے وہ ایک دارالشفقت بنایا جا رہا ہے. پھر ہم ان کو سینئر سٹیزن کارڈ ایشو کریں گے. ہاسپٹلز کے اندر ان کی فیسلٹیز کا ذکر ہے. فارمیسی پہ انہوں نے میڈیسن لینی ہے, وہاں پہ ان کو کنسیشن ملے گی. شاپنگ مالز ہیں, اس کے علاوہ گروسری کی شاپس ہیں, یا جہاں بھی ہے یہ ان کو مطلب جو ہے خصوصی طور پہ جو ہے نا ان کی کنسیشنز ہوگی تاکہ یہ ایک جو ہے نا بڑی کمفرٹیبل لائف گزار سکیں, ایک مطمئن زندگی گزار سکیں. کیونکہ بڑھاپا جو ہے وہ زندگی کا وہ دور ہے جس میں انسان کو انتہائی ایسے مسائل کا سامنا ہوتا ہے جو کہ بیانڈ ہز کنٹرول ہوتے ہیں. تو وہ بہت حد تک اپنے بچوں پہ, اپنی سوسائٹی پہ, اپنے ارد گرد کے لوگوں پہ جو ہے وہ ڈیپینڈنٹ ہو جاتا ہے. تو اس سلسلے میں اس ایکٹ کے اندر جو ہے نا وہ سارے ہم نے جو ہے نا وہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ بڑا کمپریہنسو طریقے سے کیا ہے, بلکہ ہم نے چاروں صوبوں کے اندر بھی جو ہے وہ ایکٹ بن گئے. ٹھیک ہے, اس پہ مزید بات کریں گے. سینیٹر صاحب, جب انٹرنیشنل کنونشنز کا ذکر کیا ستار صاحب نے کہ یہ موجود ہیں,
پھر پاکستان کے قوانین کی بات کریں، کمپیریزن میں آپ بتائیے کہ ہم کہاں پر بہتر ہیں جب ہم سینئر سٹیزنس رائٹس کی بات کرتے ہیں، کہ ہم انکریج نہیں کریں اس چیز کو کہ ہم اولڈ ایج شیلٹر ہومز کی طرف اپنے بزرگوں کو بھیجیں، ہم اس چیز کو انکریج نہیں کرتے، لیکن وہ موجود ہے کہ اگر ان سے ایسا کوئی سلوک کیا جاتا ہے، بد سلوکی کی جاتی ہے، تشدد کیا جاتا ہے، تو وہ سینٹر ان کے لیے موجود ہیں. ساتھ ساتھ ایجزم، جب ہم انٹرنیشنل اس ٹرمینالوجی کو یوز کرتے ہیں تو ایجزم ایک ایسا فینومینا ہے جس پہ بہت بات ہو رہی ہے، تو اس کو بھی ایکسپلین کیجیے گا. دیکھیں جی، ان کے لیے تو کوئی راستہ نہیں ہے، کیونکہ وہ دنیا کے لحاظ سے ساری چیزیں کرتے ہیں، ہم ساری چیزیں آخرت کے لحاظ سے کرتے ہیں. فرق یہ ہے ہماری تعلیمات میں فرق. اللہ کرے وہ بھی سوچیں. ہم تو سمجھتے ہیں کہ جو ہم نے یہاں عمل کیا اس کا جو ہے جزا و سزا ہمیں وہاں ملنی ہے، یہ تو ہمارا عقیدہ ہے اور صحیح ہے. جو بات بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی لوگوں نے نہیں بلیو کی، لیکن بات وہی نکلی اور وہی نکلے گی. اس لیے ہمارے لیے تو یہ اس سے زیادہ بڑا کار ثواب ہی کوئی نہیں کہ ہم اپنے بزرگوں کو سینئر سٹیزن جیسے ہیں ان کی خدمت کے لیے خود بندوبست کریں. ان کی فیملی، ان کے بچے، ان کے عزیز رفقا جتنے ہیں، اگر نہیں ہو سکتا تو ٹھیک ہے، پھر وہ جو کنونشنز ہیں ان کے اوپر عمل کیا جائے. لیکن ان کنونشن کی ضرورت کیا ہے؟ ہمارا تو اپنا ایک چارٹر اتنا کمپریہنسو ہے اس لحاظ سے. ہمیں تو دن رات یہی درس دیا جاتا ہے. جیسے وہ تابش نے اپنی ماں کے بارے میں کہا تھا، ایک مدت سے میری ماں نہیں سوئی تابش، میں نے ایک بار کہا تھا مجھے ڈر لگتا ہے. تو یہ کیفیت ہے، یہ عجیب طرح کا جوڑ ہے روحوں کا جو دنیا میں بھی رہتا ہے، دنیا کی آخرت میں بھی رہتا ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ اگر اس ایشو کے اوپر پارٹلی بھی چل پڑے، اسپرٹ کے اوپر، اس روح کے اوپر، تو ہمیں شاید اس کی ضرورت کم ہوتی جائے گی. رہے گی پھر بھی. کئی ایسے ہوتے ہیں جن کا کوئی وارث بھی نہیں ہوتا، وہ اکیلے ہی ہوتے ہیں. وہ معاشرے کی ذمہ داری ہے، جیسے ڈاکٹر صاحب نے کہا ان کو ساری فیسلٹیز دینی چاہیے. جو بزرگ ہیں یا ہینڈی کیپڈ ہیں یا چل نہیں سکتے، ان کے لیے ویل چیئر کا انتظام ہونا چاہیے. ان کے لیے وہ کارٹ کیریئرز کا انتظام ہونا چاہیے ایئرپورٹس پہ ادروائز. اور ان کے لیے میڈیسن جو سسٹم ایسا ہو کہ میڈیسن ان کے گھر پہ پہنچے، کیونکہ ان کے لیے بڑا مشکل ہے جا کے فارمیسی سے لینی. اور اس میں حت المقدور جو ہے وہ کنسیشن دیا جائے. یعنی دے مسٹ گیٹ سروس ایٹ دیئر تھریش ہولڈ. اور جہاں تک تعلق ہے، یہ بہت روتے ہیں وہ بزرگ اور بوڑھے جو اس میں ہوتے ہیں سیف ہاؤسز. انڈیویجول لیول پہ کیا ایفرٹ کی جا سکتی ہے؟ انڈیویجول لیول پہ لوگوں کو میں تو یہ سمجھتا ہوں کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیا تھا ایک مشن، آپ کو یاد ہے کہ جب وہ مائیگریشن کر کے گئے مسلمان، وہاں صورتحال بڑی خراب تھی، غربت بھی تھی اور چیلنج بھی تھا. تو اس میں انہوں نے اکٹھے کر دیا، مواخات بنا دی، بہن بھائی بنا دیا، اور انہوں نے اکٹھے ہو کے اس وقت کو گزارا. میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک وہ بھی لا میں نے دیا تھا، وہ بن چکا ہے. اسے کہتے ہیں کمیونٹی انٹیگریشن، کہ ہر 30 گھروں کو اکٹھا کر دیا جائے، 30 ہاؤسز. اور اس میں ایک بزرگ جو ہے ایک چھوٹی سی کمیٹی بن جائے جو ذمہ وار ہو ان کے تمام مسائل کی. اور میرا یہ یقین ہے کہ اگر آدھا کلو گرام آٹا ایک گھر دیتا ہے، اس سے زیادہ بھی دے سکتے ہیں. اور اگر وہ 50 روپے دوائی کے لیے دیتا ہے، اس سے زیادہ بھی دے سکتے ہیں. تو میں نہیں سمجھتا کہ کوئی آدمی 29 گھروں میں بھوکا مر سکے گا یا بیمار رہ سکے گا. اور سب سے بڑی بات جو ہے وہ ہے آئسولیشن اور اسٹرینجمنٹ سنڈروم، الگ رہنا. یعنی 2 کروڑ کا شہر ہوتا ہے، ایک آدمی کہتا ہے میرا اتنے کون ہے، میرا اتنے کون ہے. یعنی یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نہیں ہے. وہ پھر جب یہ اس طرح کے یونٹ بنے اور اسپرٹ وہی ہو جو مواخات میں تھی، تو پھر یہ لوگ کہنا بند کر دیں کہ میرا اتنے کون ہے. پھر وہ محسوس کرتا ہے کہ میں تو سب ہم نے ایک دوسرے کو اپنایا ہوا ہے. تو اس لیے یہ معاشرے کی ایٹ لینتھ ذمہ داری ہے. اور جو بزرگ ہیں اس کے اوپر غور کریں. وہ جا چکا ہے لا. یہ بات بھی میں نے کرنی تھی ڈاکٹر صاحب کی اجازت سے. لا ہم بنا دیتے ہیں، ایکیڈیمک کام کر لیتے ہیں، امپلیمنٹیشن نہیں. امپلیمنٹیشن ضروری ہے. میڈم آپ نے اولڈ ایج شیلٹر ہومز کے حوالے سے ذکر کیا، میں چاہ رہی ہوں اس حوالے سے مزید بتائیے گا کتنے موجود ہیں پاکستان میں، پروونشل لیول پہ بھی اگر ہم بات کریں تو، اور کتنی ضرورت ہے اس وقت پاکستان میں؟ دیکھیے، جب ہم شیلٹر ہوم کی بات کرتے ہیں تو اس سے پہلے 2 چیزیں، آف کورس ہمارا کلچر، ہمارا مذہب ہمیں بہت زیادہ یہ اس بات کی طرف تنبیہ کرتا ہے، اور یہ ایک ہدایت بھی ہے کہ ہم سینئر سٹیزنز کو وہ رسپیکٹ دیں، ان کو وہ حقوق دیں.
लेकिन क्योंकि जो सोसाइटी होती है वो आइसोलेशन में नहीं होती, वो ग्लोबल सोसाइटी से भी इन्फ्लुएंस हो रही होती है, तो हमें दो तरह के चैलेंजेस आते हैं, टेक्निकल भी आते हैं और अडेप्टिव भी आते हैं। जहाँ तक टेक्निकल चैलेंजेस हैं वो फिर रियासत की ज़िम्मेदारी बनती है कि उस पे लेजिस्लेशन लाए, उन लेजिस्लेशन पे इम्प्लीमेंटेशन हो और उनको हैंडल किया जाए। और जब आप शेल्टर होम की बात करते हैं तो वो टेक्निकल चैलेंजेस हैं जो रियासत जो है उनको एड्रेस कर रही होती है। जो अडेप्टिव चैलेंज है, जो समाज का माइंडसेट है, वो तो सोसाइटी के जो रवैये हैं उनमें तब्दीली से ही आएगा, और वो तभी आएंगे अगर हमारा जो ख़ानदान का यूनिट है वो जितना स्ट्रांग होगा। और उसके लिए फिर आपको जो भी आपका एथिकल फ्रेमवर्क हो, जो भी आपकी रिलीजियस टीचिंग्स हो, वो इन्फ्लुएंस करेंगे, जो आपकी अच्छी ट्रेडिशंस हैं वो उसको स्ट्रेंथन करेंगी। क्योंकि आप देखें कि जब आप शेल्टर होम में रहते हैं, गो के गवर्नमेंट ने इस चैलेंज को एड्रेस करते हुए पाकिस्तान के हर सूबे में ही हैं, और सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट इनको ओवरसाइट भी करता है, इनको मॉनिटर भी करता है। वो भी जो गवर्नमेंट ने बनाया है और वो भी जो प्राइवेट अदारों ने बनाया है, और वहाँ पे उनको बहुत मोहब्बत से और बड़ी केयर से रखा जाता है। लेकिन मैं फिर कहूँगी कि उनको जहाँ उन लोगों के साथ रहना पड़ता है जो उनकी पिछली पूरी ज़िंदगी से अलग थलग होते हैं, और आप किसी के माजी को उससे बिल्कुल अलग कर दें तो वो क्या करेगा। जो एक कमरे में वो 4-5 लोग सोते हैं या उस तरह की वो उनको अपना घर ज़्यादा याद दिलाते हैं। सत्तार साहब, जो हम सोशल वेलफेयर इंस्टीट्यूशंस की बात करते हैं आफ्टर 18 अमेंडमेंट, उनका रोल क्या देख रहे हैं आप? इस 18th अमेंडमेंट के बाद जो है वो सोशल वेलफेयर का सब्जेक्ट जो है वो सूबों को ट्रांसफ़र हो गया है, ठीक, और आईसीटी में इस्लामाबाद की हद तक जो है वो फेडरल गवर्नमेंट के पास है। तो वजारत इंसानी हकूक़ के 9 सोशल वेलफेयर सेंटर हैं, सूबों के अपने सेंटर्स हैं। तो इन सोशल वेलफेयर सेंटर्स में सीनियर सिटीज़न के हवाले से ख़ास हदायत जो हैं वो जारी की हुई हैं कि इनके जो भी मसाइल हैं इनको प्रायोरिटी बेस पे आप हल करें। हमारे वहाँ पे सोशल वेलफेयर ऑफिसर होता है, साइकोलॉजिस्ट होता है, बाज़ जगहों पे साइकाट्रिस्ट भी होता है। तो मैंने उनको हदायत दी हुई हैं कि आप इनको आपने सेंटर में नहीं बुलवाना, इनके लिए आना बड़ा मुश्किल है। आप इनकी मैपिंग करें इस कम्युनिटी के अंदर जिसमें हमारा ये मतलब सोशल वेलफेयर सेंटर काम कर रहा है, कितने लोग हैं जो सीनियर सिटीज़न हैं। तो जो क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स है, इन जो ओल्ड एज होम्स हैं इनको मतलब फंक्शनल करने में या इनको फाल बनाने के सिलसिले में रेगुलेटरी अथॉरिटी का काम भी करती है। तो हम कहता हूँ कि इनको वहाँ पे एडमिट करवाएं। फिर हम इनकी अज़मत, इनकी रिस्पेक्ट, इनकी तकरीम को मतलब माशरे के अंदर आम करने के लिए या माशरे को उसका शऊर दिलाने के लिए हम मतलब आगाही मुहिम भी चलाते हैं। मसलन हमारा सोशल वेलफेयर इंस्टीट्यूट है, तो उसके अंदर हम वर्कशॉप्स करवाते हैं सीनियर सिटीज़न पे, हम उसके अंदर सेमिनार्स करवाते हैं, मुख्तलिफ इवेंट्स करवाते रहते हैं, जिसमें हम ख़ास तौर पे ये मतलब इनके बहुत ज़्यादा इवेंट्स रखते हैं, क्योंकि ये बहुत एक हमारे मुल्क के अंदर एक नेगलेक्टेड सेगमेंट है। क्योंकि हमारे मुल्क के अंदर कोई जो है वो गवर्नमेंट लेवल पे ऐसा है नहीं। बहुत शुक्रिया सत्तार साहब, आपने टाइम दिया। मैडम आपका बहुत शुक्रिया। सेंटर साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने मेरे प्रोग्राम में ज्वाइन किया। सीनियर सिटीज़न राइट्स के हवाले से बात की जाए तो पाकिस्तान में कौन से कवानीन मौजूद हैं और रोल ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन राइट्स क्या रहा, आइए देखते हैं। मादियत परस्ती के बढ़ते हुए रुझानात की वजह से मुआशरा अदम तवाज़ुन का शिकार हो चुका है। इंसान इनफरादी तौर पर तन्हाई और इज्तमाई तौर पर एहसास महरूमी का शिकार हो रहे हैं। दुनिया में जितने भी खूनी रिश्ते हैं, इनमें वालिदैन की अहमियत और कदर मंजिलत सबसे ज़्यादा है। आदादो शुमार के मुताबिक पाकिस्तान में 60 साल से ज़ायद उम्र के शहरियों की कुल तादाद 1,33,00,000 से ज़ायद है। इन शहरियों के हकूक़ अपनी औलाद, अपने अजीज़ो अकारिब, अपने मुआशरे के साथ साथ अपनी हुकूमत की जिम्मेदारी बनते हैं। एक महज़्ज़ब मुआशरे में बुजुर्ग शहरियों के हकूक़ किसी भी दूसरे शहरी से ज़्यादा मुकद्दम होते हैं। वज़ारत इंसानी हकूक़ की जानिब से बुजुर्ग शहरियों के हकूक़ के लिए मौसर इक़दामात किए गए हैं। वज़ारत इंसानी हकूक़ की काविशों से जुलाई 2021 में इस्लामाबाद सीनियर सिटीज़न बिल 2021 मंजूर हुआ, जिसके तहत इस्लामाबाद के बुजुर्ग शहरियों की फलाह बहबूद के लिए इक़दामात उठाए जाएंगे। इस बिल के तहत मुअम्मर अफराद को फ़ज़ाई और रेलवे सफ़र पर 20% रियायत दी जाएगी। 60 साल से ज़ायद उम्र के अफराद अब सीनियर सिटीज़न कार्ड के अहल होंगे। बुजुर्ग शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ और उनकी शिकायत के अज़ाले के लिए वज़ारत इंसानी हकूक़ ने दीगर इक़दामात के अलावा 24 घंटे दस्तयाब हेल्पलाइन 1099 कायम की,
تاکہ ان کی شکایات کے ازالے کے ساتھ ساتھ مفت قانونی مدد بھی فراہم کی جا سکے۔ پاکستان کا شمار ایسے ممالک میں ہوتا ہے جہاں انسان دوستی تاحال زندہ ہے، جہاں فلاحی خدمات، سماجی بہبود اور دوسروں کی اخلاقی اور مالی معاونت کا جذبہ ختم نہیں ہوا۔ پاکستان میں ہر سال فلاحی خدمات کی مد میں اربوں روپے خرچ کیے جاتے ہیں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ حکومت اور فلاحی تنظیمیں دیگر فلاحی اور رفاہی خدمات کے ساتھ بزرگ شہریوں کی فلاح و بہبود کے لیے مزید تندہی سے کام کریں تاکہ معاشرے میں ان کا جائز مقام حاصل ہو سکے۔ رپورٹ آپ نے دیکھی، پروگرام سے مجھے اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔